अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोगों के सामने जो अभी मौजूदा बजट है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये 2023-24 का यूनियन बजट, उसके बारे में हम कुछ बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बजट को जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो बजट को जानना सबसे जो अहम आवाम के लिए और हर तबके के लिए ज़रूरी इसलिए है चूँकि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और जमहूरियत में जिस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने चॉइस, अपने हिसाब से जो भी बेहतर लगे उस पार्टी को वोट डालें और डालते हैं और उसी के साथ साथ हम एक हुकूमत को मुंतखब करते हैं। लेकिन वहीं पे हमारी जवाबदेही या ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जो भी हुकूमत में है उसने इलेक्शन के दौरान अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या वादे किए हैं, ख़ास तौर से जो तरक्की, विकास या डेवलपमेंट के लिए, और अपने इंतखाबी मंशूर में जो उन्होंने वादे किए हैं उसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसियाँ बनाई हैं। तो अगर हम इस नज़रिए से बजट को समझेंगे और जानेंगे तो शायद हमारे लिए जो हमारी जमहूरियत है उसका भी हम हक़ अदा कर पाएंगे, और जो हुकूमत मुंतखब होके आई है और जिसने जो आवाम से वादे किए हैं उसमें वो किस हद तक उन वादों को पूरा कर पा रही है, बजट का तज्ज़िया करके हम कुछ जान सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बजट एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी में जो चुनी हुई हुकूमतें हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए। मौजूदा बजट में अगर हम बात करें कि इस बजट में क्या ख़ास रहा, तो यूनियन बजट चूँकि ये जो मौजूदा हुकूमत है उसका आखिरी बजट होगा। अगले साल हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, तो उस टाइम फुल बजट नहीं आएगा, तो ये आखिरी फुल बजट है। और ये बजट जिन हालात में आया है वो शायद हम सब वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल और जो आलमी सूरत हाल है वो क्या है। तो मुल्क जो अभी फ़िलहाल जिन बड़े मसाइल से दो चार है उनमें बेरोज़गारी, उनमें अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन, महंगाई, इसी तरह से जो गैर मसावात या गैर बराबरी के जो मसाइल हैं उससे मुल्क दो चार है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर बजट आया है तो हम सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि बजट अलग अलग तबकों को या अलग अलग सेक्टर में क्या एलोकेशन, क्या उसका टारगेट रहा है। अगर सबसे अहम चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है कि आवाम को बजट से क्या रिलीफ़ मिला है, सबसे अहम चीज़ है आवाम को। तो इस अगर बजट को हम देखें तो ख़ास तौर से इस बजट में हुकूमत ने जो हमारा कुल बजट है मरकज़ी हुकूमत का 45 लाख करोड़ है, और उसमें जो ख़ास तौर से तरजीहात क्या रहीं, तो हुकूमत ने आम तौर से जो बजट हमारे यहाँ बनता है उसमें लगभग 10% का इजाफ़ा तो वैसे ही होता है, लेकिन इस बजट में जो कुल सरकारी ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल के बजट एस्टीमेट के मुकाबले 7% का लगभग इजाफ़ा हुआ है। हुकूमत की क्या तरजीहात रहीं, तो हुकूमत ने ख़ास तौर से जो हमारे दो तरह के ख़र्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज़मर्रा के चीज़ों पे तरक्की से मुताल्लिक ख़र्च किए जाते हैं, इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट्स और अगर आप कहें तो एयरपोर्ट्स, तो इस तरह के बड़े काम किए जाते हैं। लेकिन इस बजट में ख़ास तौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के सरकार की तरजीहात बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि चूँकि जिन मसाइल से मुल्क दो चार है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा तरजीह देने से जो अहम चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल उसके जो असरात हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो जो कलील मुद्दती या शॉर्ट टर्म में अगर आप आवाम को राहत देना चाहते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत ने आम तौर से, जैसे मैंने आपसे कहा कि बजट का जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि हुकूमत ने जो उसका घाटा था उसको कम करने की कोशिश की। जैसा हम जानते हैं कि
लगभग जो हमारा कुल बजट है उसका 1/3 कर्ज़ों से आता है। और सरकार ने इस बार अपने कर्ज़े को कम करने के लिए बजट के साइज़ को ज़्यादा बढ़ाया नहीं। इसी तरह से अगर उसके असरात को हम देखें तो उसके असरात, चूँकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा बजट है उसके ज़रिए हम 3 तरह की सर्विसेज देते हैं, और वो 3 सर्विसेज आमतौर से हर बजट बुक में आपको मिलेगा और उसी के तहत बजट को एलोकेट किया जाता है। वो हैं जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। तो अगर हम देखें जनरल सर्विसेज की बात करें तो जनरल सर्विसेज में जो अहम कंपोनेंट है सब्सिडीज़ का, जिससे सब्सिडीज़ में हम सब जानते हैं कि फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी। तो इसके तहत जो सरकार का खर्चा होना चाहिए था उसको कम किया गया है, ताकि सरकार अपने जो बजट में खसारा घाटा है उसको थोड़ा कम कर पाए और कम कर्ज ले पाए। अगर सोशल सेक्टर की स्कीम की हम बात करें तो ख़ास तौर से सोशल सेक्टर स्कीम में अगर देखें तो मिड डे मील स्कीम है, ICDS है जिसका नाम अब बदल दिया गया है, पोषण, PM पोषण कर दिया गया। इस तरह से अगर और भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे आपके माजूरों के पेंशन हों या जो बेवाएँ हैं उनके पेंशन की बात हो, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पेंशन की बात हो, तो पेंशन के जो मतलब आमतौर से बजट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए हैं। मनरेगा का पैसा जो है वो कट कर दिया गया है, जो कि 60,000 करोड़ के आसपास रह गया। इसी तरह से जो बड़ी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें हुकूमत ने इस बार अगर देखें तो ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। तालीम से मुताल्लिक चूँकि हमने कहा आपसे कि हम सेक्टर की बात करें तो सोशल सेक्टर में तालीम और सेहत बहुत अहम सेक्टर हैं। तालीम के बजट को लेके जो उम्मीद थी कि हमारी जो नई तालीमी पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें ये वादा है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि वो जो हमारा GDP है उसके 6% अपना सरकारी खर्च रखेगी, जिसमें हमारी सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा दिख सकता है, लेकिन हम जब तालीम पे जो ख़र्चा है उसको टोटल बजट के शरह में देखें या GDP के शरह में देखें तो उसमें इजाफा नहीं दिखता है। और ख़ास तौर से जो हमारे एलोकेशंस हो रहे हैं इन दिनों, जो हाई इन्फ्लेशन है उसको अगर एडजस्ट किया जाए तो हमारा जो बजट है वो घटता हुआ दिखता है। तो ये अहम बातें हैं जो हमको जहन में रखनी चाहिए। सेहत के मामले में भी अगर हम बात करें तो सेहत का भी मामला ऐसे ही है कि ज़्यादातर खर्चे तालीम की तरह सूबाई हुकूमतें कर रही हैं और मरकज़ी हुकूमत कुछ बड़े प्रोग्राम्स रन कर रही है जिसे हम नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। उसी तरह से तालीम को लेकर समग्र शिक्षा अभियान है और कुछ दूसरी स्कीमें हैं जिसको हुकूमत ने की शुरुआत की है। तो अभी अगर तालीम के बजट को और सेहत के बजट को नाज़रीन अगर हम ध्यान में रखें तो दोनों में 6% तालीम पे और 3% सेहत पे होना चाहिए था। लेकिन तमाम जो है क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी एफ़र्ट्स या जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके डिमांड के बावजूद भी जो इसमें एक इजाफ़ा हम इस बजट से उम्मीद कर सकते थे वो शायद हमें उसमें मायूसी हुई है, वो चीज़ हम नहीं बढ़ा सके। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बजट की बात जब हम करते हैं तो जो भी एलोकेशन होता है उसके रिवाइज बजट और ख़ास तौर से जो बजट का जो एक्चुअल बजट है, जो बजट खर्चा है जो कि 2 साल के गैप से आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुकूमत नहीं करती है, चूँकि वो रिवाइज बजट में काफ़ी पैसे, जो 20 साल में बजट का तखमीना रिवाइज़ किया जाता है उसमें काफ़ी पैसों की कमी कर दी जाती है। तो सोशल सेक्टर के अहम जो 3 बड़े सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ और जो दूसरे जुड़े मसाइल हैं उसमें बजट के बारे में अगर हम ये कहें कि हुकूमत ने ज़्यादा तरजीह नहीं दी तो ये सही है। अगर और भी थोड़ा आगे जाएं और हम सोशल सेक्टर बजट को देखने की कोशिश करें तो सोशल सेक्टर बजट में अक़लियतों का एक बजट है, बच्चों के लिए अलग बजट होता है और उसी तरह से बजटिंग की जाती है औरतों के लिए, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से हमारे पास जो वज़ारत है वो है
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसी तरह से हमारे यहाँ जो अक़लियतों के लिए एक अहम पॉलिसी स्ट्रेटेजी है वो प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम है, 2005-06 से इसको चलाया जा रहा है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें दलितों के लिए भी एक सब प्लान है जिसमें उनके आबादी के तनासुब से शेयर दिया जाता है। ट्राइब्स के लिए भी यही है, जो औरतें हैं उनके लिए जेंडर बजटिंग की जा रही है, उसमें एटलीस्ट 33% देने की बात की जाती है। और बच्चों के लिए भी कोशिश की जाती है कि उनके मुतालिक जो खर्चे हैं जो 18 साल की उम्र के तक हैं उनको उनके जो खर्चे सरकार या जो बजट एलोकेशन है उसको रिपोर्ट किया जाए। अभी हम बात करते हैं माइनॉरिटी बजट की। चूँकि अक़लियतों की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 20 से 21% के आसपास है और एक बड़ा तबका है 1/5 जो हमारी आबादी है वो मजहबी अक़लियतों की है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये सब शामिल हैं। और हुकूमत ने इनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पिछले लगभग 2004-05 से ख़ास तौर से उस पर अमल कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए जो अक़लियतों के लिए बजट है इस साल को देखा जाए तो वो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। जो पिछले सालों के बजट हमने देखे हैं उसमें कोई ख़ास इजाफ़ा तो हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन इस बार जो पिछले साल का बजट इस्टीमेट था लगभग 5000 करोड़ के आसपास, उसको 3000 करोड़ कर दिया गया। अक़लियतों के लिए जो अलग सेक्टर, जनरल सेक्टर से पैसे मिलने चाहिए थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी या दूसरे जो जनरल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, उनमें प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के प्रोविज़न के मुताबिक 15% जो बजट है वो अक़लियतों को जाना चाहिए। पिछले 7-8 सालों से ये देखा जा रहा है कि जनरल सेक्टर जो हमारे स्कीम्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अक़लियतों के लिए जो भी खर्च वो कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग बंद कर दी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो अक़लियतों को कुछ ज़्यादा उसमें खर्चा या जो उनके लिए एलोकेशन है वो नहीं जा रहा है। रहा मामला मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, तो उसमें उसका जो मेन काम है उसमें स्कॉलरशिप को चलाना। स्कॉलरशिप जैसा कि हम जानते हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, फ्री कोचिंग और उसके अलावा छोटे और स्कीमें हैं। नई उड़ान भी थी और मौलाना आज़ाद फेलोशिप भी है। तो इन सारी स्कीमों को पे बजट अगर हम देखें तो लगभग, जैसा मैंने जिक्र किया कि लगभग 5000 करोड़ पिछले साल का बजट था, आधा पैसा जो है वो इन स्कीमों के लिए जा रहा था। इसी तरह से तालीम से मुतालिक एक अदारा है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और एक और स्कीम है जिसे हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों स्कीमों में भी कुछ सरकार पैसे एलोकेट कर रही थी। अगर और बात करें कि जो और ज़्यादा मतलब खर्चा किस पे किया जाता है इस वजारत के ज़रिए, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से एक स्कीम चल रही है जिसको पहले हम जानते थे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी लगभग जो हमारा टोटल बजट है उसका 1/3 पैसा जो है वो वजारत खर्च कर रही थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो अक़लियतों के लिए जा रहा था। और उसमें अक़लियतों के जो इलाके हैं जिसमें तालीम की शरह औरतों और मर्दों में या जो काम करने की शमूलियत वो भी कम है, तो ऐसे ब्लॉक्स और ऐसे टाउन्स में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि दर्जा 1 से 10 तक थी उसको लिमिट कर दिया गया 9-10 के लिए, और इसी तरह से उसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था जिसको कट करके 500 करोड़ के आसपास कर दिया गया। इसी तरह से जो और स्कीमें हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को छोड़ करके सब पे कुछ ना कुछ बजट कट किया गया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को लगभग जो पिछले साल का बजट था उसी तरह रखा गया जो कि 10 लाख के आसपास है। जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जो कि एक वक्त पहले लगभग 400 करोड़ हुआ करता था, अब वो मुश्किल से 30 करोड़ कर दिया गया। तो ये जो सारे तालीम की स्कीम है वो कहीं ना कहीं अक़लियतों और उनके बच्चों को काफ़ी हद तक मुतासिर करेंगे। और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि हुकूमत अगर तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं और जो तबके हैं उनके लिए बजट अगर बढ़ा नहीं रही है या बढ़ा रही है लेकिन घटा नहीं रही है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को देखें, वेमेन एंड चाइल्ड को देखें, तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है जो अक़लियतों के साथ किया गया। और इसके लिए हुकूमत ने किसी तरह की कोई दलील, जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि इसके पीछे वो ऐसा क्यों कर रही है। जैसे जन विकास कार्यक्रम के बारे में मैंने आपसे बताया कि एक बड़ी स्कीम है जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बजट
को, जो कि 1650 करोड़ था, 1650 करोड़, उसको हुकूमत ने कट करके 600 करोड़ कर दिया। इसके पीछे कोई जवाज़ या उसके पीछे कोई दलील हुकूमत ने नहीं बताया। तो अक़लियतों के तालीमी और जो रोज़गार से मुतालिक स्कीमें हैं, हमें ये लगता है कि ये आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक मुतासिर करेंगे उनके तरक्की को लेकर के। इसी तरह से अगर थोड़ा और आगे बढ़ें और हम बात करें कि दलित या दूसरे जो तबकात हैं उनके प्रोग्राम्स में कुछ हद तक तो इजाफ़ा किया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलितों के लिए 6300 करोड़ के आसपास किया गया है, 6300 करोड़। तो जहाँ माइनॉरिटीज़ के पोस्ट मैट्रिक में कुछ पैसा बढ़ाया गया, बेहतर तो ये होता कि हुकूमत कोशिश करती कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससीज़ है, जिसमें 6300 करोड़ की बात की गई है, जिसमें 80 लाख स्कॉलरशिप देने की बात की गई है, वहीं माइनॉरिटीज़ को 5 से 8 लाख के बीच में स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो नंबर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को ध्यान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं हुकूमत ने इस बार एक तरह से जो माइनॉरिटी बजट है उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। जहाँ तक बच्चों के बजट के बारे में बात करें हम, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे ही कहा था कि तमाम जो हमारे जनरल सेक्टर प्रोग्राम हैं वो बच्चों के लिए भी अलग से रिपोर्टिंग करते हैं। तो जो भी स्कीमें, जैसे हमारे पास समग्र शिक्षा अभियान है, वो बच्चों के लिए ही स्कीम है, चाइल्ड बजट में उसकी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन जो हमारा चाइल्ड बजटिंग है वो सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि तालीम के अलावा दूसरे सेक्टर्स को भी कवर करता है, जिसमें हेल्थ बजट है, सेहत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है। तो 4 बड़े सेक्टर जो है वो बच्चों के लिए जो पैसा खर्च कर रही है, जैसा कि हम बच्चों की डेफिनेशन जानते हैं कि 18 साल तक के बच्चों को चाइल्ड बजट में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें कवर किया जाता है। अगर ट्रेंड देखा जाए चाइल्ड बजट का, तो वो ट्रेंड आमतौर से स्टैग्नेंट रहा है, वो ट्रेंड कभी हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। अगर इसकी वजह भी ये है कि जो आमतौर से बड़े स्कीम्स हैं, जनरल सेक्टर स्कीम, जैसे हमने बात की समग्र शिक्षा अभियान की, या दूसरे और स्कीम्स ICDS, या जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं, या जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, अगर उसके अखराजात नहीं बढ़ेंगे तो चाइल्ड बजट में जो अखराजात या जो एलोकेशन हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो नहीं बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अगर बजट में इजाफा होगा तो उसका फ़ायदा चिल्ड्रन के बजट में के रिपोर्टिंग में भी दिखेगा, उसी तरह से हमारे दलित आदिवासी का बजट है उसमें भी दिखेगा। और अगर बेहतर होता कि जिस तरह से रिपोर्टिंग चाइल्ड बजट में या SC बजट में या ट्राइबल के बजट में किया जा रहा है एक बजट स्टेटमेंट के ज़रिए, माइनॉरिटीज़ के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो स्कीम कवर हो रहे हैं उसमें भी किया जाता, तो हमें अंदाज़ा हो पाता कि अक़लियतों को जनरल सेक्टर्स में क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन वो ऐसा तमाम तरह की डिमांड के बावजूद भी नहीं किया गया। तो बजट को हम ओवरऑल अगर समराइज़ करें तो बजट चूँकि अपना अपना देखने का एक नज़रिया है, हर सेक्टर्स के लोग अपने हिसाब से उसको देखते हैं कि उनके सेक्टर्स में सरकार ने क्या फ़ायदा दिया है, क्या अच्छा काम सरकार इस बार करने जा रही है, जो कि सोशल सेक्टर को अगर ध्यान में दें, जिसमें तमाम तरह के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मायूसकुन है। अब ये जो बजट के मामलात हैं उसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे अहम चीज़ ये है। तो बजट को समझना अगर हमें है तो हम सिर्फ बजट प्रेजेंटेशन के वक्त ही एनालिसिस करके बहुत कुछ नहीं कर सकते। बजट चूँकि एक साल का प्रोसेस है और उसके अलग अलग फेजेज़ हैं, तो जो बजट हमारा जब बनता है, जो फार्मूलेशन स्टेज होता है, उसमें चूँकि उसकी शुरुआत जब बजट प्रेजेंट होता है उससे 6 महीने पहले उसकी शुरुआत हो जाती है, 6 से 7 महीना पहले। हमें बजट फार्मूलेशन में ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग स्कीमों के लिए सरकार को हमें एक तरह से डिमांड, पॉलिसी आस्क और अपने इनपुट्स देने चाहिए कि सरकार कहाँ कहाँ गैप्स हैं, उन गैप्स में क्या कर सकती है, उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छा रिसर्च भी करना चाहिए, हमें लोगों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनसे बात करना चाहिए, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है उसको हमें कहीं ना कहीं अपने डिमांड में रखना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल से हम जो स्कीमें चल रही हैं नीचे लेवल से, हमें उसकी कोशिश नीचे से करनी चाहिए रेदर देन ऊपर हम जाके एडवोकेसी करें। पहले हम नीचे देखें कि सिचुएशन क्या है। फार्मूलेशन हमारे लिए एक बहुत अहम मौका है जिसमें हम कंसल्टेशन करें, जिसमें हम पार्टिसिपेट करें बजट में मेकिंग प्रोसेसेस में। बजट प्रेजेंटेशन के टाइम में जैसा कि अभी हमने आपके सामने एनालिसिस रखा
इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, लेकिन एक विंडो हमारे लिए होता है कि जो कि जब ये बजट तैयार हो जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो रेसेस पीरियड होता है, वक्फा जो होता है, उसमें हमारे पार्लियामेंट्रियंस का जो ग्रुप है, स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अपने जो बजट है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसकी को एग्ज़ामिन करते हैं। तो जो सोशल जस्टिस कमेटी है हमारे यहाँ, उसमें माइनॉरिटी अफेयर्स आता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आता है, ट्राइबल अफेयर्स आता है। अभी हमारे पास एक विंडो ये है कि इस वक्त अगर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी से अप्रोच करें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि कम से कम माइनॉरिटीज़ का जो बजट है वो जो पुराने लेवल पे था या कुछ और उसको आगे बढ़ाया जाए। स्कॉलरशिप वगैरह बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं हुई है और उसमें जो यूनिट कॉस्ट है, जो पैसा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। इस तरह से गाइडलाइन वगैरह के जो चेंजेस हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो आमदनी का पेरेंट्स के, वो या जो कोटा फिक्स कर दिया गया उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम पार्लियामेंट्रियन के सामने रख सकते हैं, जो कि वो कम से कम जो लाइन डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट करेगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी वो चीज़ नोटिस में ला सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए। इसी तरह से अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अगला होगा, अप्रैल से शुरू होगा, तो जो बजट एलोकेट हुआ है, जो स्कीमें हमारी अभी भी बाकी हैं, उन स्कीमों को लेकर के हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको ट्रैक करें, 20 साल में क्वार्टरली ट्रैक करें, 6 मंथली ट्रैक करें कि वो पैसा अलग अलग इंस्टीट्यूशन को या बेनिफिशरीज़ को टाइमली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए हम एडवोकेसी करें डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट के साथ, मीडिया एडवोकेसी करें, उनका अटेंशन जो है हम सीख करें कि पैसा सही से खर्च नहीं हो रहा है। उसके अलावा फिर ये जो खर्चा हमारा 1 साल का हो जाता है, उसकी ऑडिट भी होती है। इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो CAG का बहुत अहम रोल है। CAG इस पे काम करता है, लेकिन इसकी सोशल ऑडिटिंग भी होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सकती है कि पर्टिकुलर स्कूल में स्कॉलरशिप कितना पहुंचा, जन विकास कार्यक्रम में अगर कोई स्कूल बिल्डिंग बनाई गई तो उसकी शुरुआत हुई कि नहीं, हॉस्टल अगर बनाया गया गर्ल्स बॉयज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई हेल्थ सेंटर बना तो सही में वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसका इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या गैप्स हैं, वो सोशल ऑडिट के ज़रिए तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे लिए विंडो है कि हम CAG या जो स्टेट में AG ऑफिसेज़ हैं उनको भी हम अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो नाजरीन, ये सारे मसाइल आप दिमाग में रखिए कि बजट का जो प्रेजेंटेशन है वो एक इवेंट ज़रूर है, लेकिन उस पर हमें पूरे साल काम करने की ज़रूरत है और हर मरहले में, हर फेज़ में काम करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गौर से हमारी बातों को सुना। इंशाल्लाह फिर हम अगली बार कुछ और चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।